हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऋषि सेमिनरी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कल से आप लोगों की बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, तो आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। आई थिंक ये आप लोगों के लिए बहुत कारगर साबित होगा और आप आसानी से इसे एक क्विक ब्रशअप के तौर पे इस्तेमाल कर कल अच्छी परफॉर्मेंस के साथ एग्जाम दे पाएंगे। तो बिना किसी लाग लपेट के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग इसमें ले रहे हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर मैं इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में बात करूं, स्टैंडर्ड इक्वेशंस के बारे में, तो वो कुछ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखा जाएगा। याद रखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलूं तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ओके। कई बार इस इक्वेशन को हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में भी लिखते हैं। याद रखना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक इक्वेशन है जो नॉर्मली स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें जो m है, ये m, इस m को हम लोग स्लोप ऑफ लाइन बोलते हैं। अब ये स्लोप ऑफ लाइन क्या है? तो ये हमेशा tan थीटा के बराबर होता है। जैसे आप ये लाइन देख रहे हैं, इस लाइन में ये जो स्ट्रेट लाइन है ये x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है। लेट अस सपोज ये एंगल थीटा है। तो जब इस थीटा का आप टेंजेंट निकालिएगा, tan थीटा निकालिएगा, तो आपको इस लाइन का स्लोप मिलेगा। यानी जब आप इस लाइन के इस लीनियर इक्वेशन को स्लोप के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोगों के पास 10 में जो चैप्टर है उसमें हम लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब इसमें दो इक्वेशंस होंगे। तो लेट अस सपोज पहला इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। तो जब आपको ऐसे दो इक्वेशन दिए हुए रहेंगे तो आपको इन दोनों इक्वेशंस का साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन निकालना होगा। तो हम लोगों का मेन टारगेट होगा इसे सॉल्व करना। तो इसका सॉल्व करके जो सॉल्यूशन निकलेगा वो सॉल्यूशन हम लोग तीन मेथड पे निकाल सकते हैं। फाइंडिंग सॉल्यूशन। पहला मेथड ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या है? सॉल्व करने का मतलब है फाइंडिंग x एंड y। सॉल्व करने का मतलब है इस दोनों इक्वेशन से x और y का वो वैल्यू निकालना जिस एक सिंगल वैल्यू पे ये पूरा इक्वेशन भी सेटिस्फाइड हो जाए और ये दूसरा इक्वेशन भी सेटिस्फाइड हो जाए। तो हम लोग को इसे सॉल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना है या x और y का वैल्यू निकालना है। तो इसे निकालने के लिए हम लोग तीन मेथड इस्तेमाल करेंगे। पहला ग्राफिकल, दूसरा एलिमिनेशन और तीसरा सब्स्टिट्यूशन। ग्राफिकल, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल हम लोग इसे निकालने के लिए करेंगे। एक और मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन वो सिलेबस से बाहर हो गया है। तो फिलहाल हम लोग सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं कि ग्राफिकली हम लोग कैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। तो जब भी आप ग्राफ के थ्रू लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व कीजिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो इसमें आपको
3 पॉसिबिलिटीज आएगी, यानी ग्राफ 3 तरीके से आ सकता है इस दोनों इक्वेशन को मिलाकर। पहला ग्राफ ऐसा हो सकता है कि एक इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, और ये दोनों एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो। एक ऐसा हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे के ठीक पैरेलल जा रहे हो, और एक तीसरा हो सकता है कि एक लाइन जिस पे गया हो दूसरा लाइन भी उसी पे ओवरलैप कर रहा हो। तो इस तीनों के हिसाब से हम लोग यहां पर ये भी पता कर पाएंगे कि इस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा तो कितना निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ टर्म का इस्तेमाल करने वाले हैं अलग अलग केस के लिए। जैसे केस 1 में जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पे सॉल्यूशन डेफिनेटली निकलेगा, और वो सॉल्यूशन यूनिक होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसको आप सिंगल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, सिंगल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। अगर दोनों पैरेलल है, एक दूसरे को कभी नहीं काट रहा है, तो यहाँ कभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन होगा। और अगर एक दूसरे पे ओवरलैप है तो ये इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन को बताएगा। अब यहाँ एक नया टर्म भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। याद रखना है, जब भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और अगर उसमें कोई सॉल्यूशन आ रहा है, चाहे एक आए चाहे इनफिनाइट मैनी आए, वो कंसिस्टेंट की कैटेगरी में आएगा। तो इसे ही हम लोग यूनिक सॉल्यूशन को भी हम लोग कंसिस्टेंट और इसे इनकंसिस्टेंट, सॉरी नो सॉल्यूशन को इसे हम लोग कंसिस्टेंट लिखेंगे, और इसे हम लोग इनकंसिस्टेंट लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव में इस तरह के वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन में भी सॉल्यूशन है, सो इट इज ऑल्सो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये बात उठती है कि क्या बिना ग्राफ को ड्रॉ किए भी हम लोग किसी ट्रिक से ये बता सकते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में अगर एक पेयर के बारे में बात करें तो उसका आंसर कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, यूनिक होगा, इनफिनाइट होगा? तो हाँ, ऐसा कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग इस फंडा का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोफिशिएंट को उठाए हम लोग x का y का रैंडमली, तो a1 by a2 इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो जाए, तो हम बोलेंगे डेफिनेटली इसका ग्राफ ऐसा बनेगा और इसका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन के कैटेगरी में आएगा। अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 और नॉट इक्वल टू c1 by c2 हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे 100% ये नो सॉल्यूशन के कैटेगरी में आएगा। और साथ में अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 हो जाए, तो हम बोलेंगे ये इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे आप 9th क्लास में करते आए हैं। अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें a को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b को कोफिशिएंट ऑफ x और c को कांस्टेंट के कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में भी जानना होगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम लोग d के बारे में बात करें तो इसे डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, और इस d का वैल्यू हमेशा b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट जो है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये है क्या और इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? तो इसका इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि इस डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू ही हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पता करते हैं।
नेचर ऑफ रूट्स को पता करने के लिए ये डिस्क्रिमिनांट बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट्स क्या है? तो रूट्स x का वैल्यू है, एक्चुअली रूट्स आर दोज वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स जो है वो वैल्यू है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। रूट्स आर दोज वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट satisfied the whole equation। जो x के जगह पे पुट करने पे इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, जीरो के बराबर कर दे। तो आप बोल सकते हैं, जैसे हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ते थे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जीरोस होता था वही यहाँ पे क्या है? रूट्स है, x का वैल्यू। तो इसका जो नेचर ऑफ रूट्स का बारे में बात कर रहे हैं, उस पर आगे बढ़ने से पहले एक बार इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसा कुछ आएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग पैराबोला बोलते हैं। क्योंकि ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे काट रहा है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसके कितने रूट्स निकलेंगे? तो दो रूट्स निकलेंगे। अब ये दो रूट्स कैसे होंगे? कई बार ये रूट्स रियल हो सकते हैं, कई बार ये इमेजिनरी हो सकते हैं। तो इसे हम लोग नेचर के केस, नेचर ऑफ रूट्स निकालकर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हम लोग को तीन केस बनता है। पहला, या तो d जीरो के बराबर आएगा, जब भी आप d सॉल्व कीजिएगा b स्क्वायर माइनस 4ac करके, तो उसका आंसर या तो जीरो आएगा या जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव आएगा, और या जीरो से छोटा यानी निगेटिव आएगा। तो अब जब ये वैल्यू आएंगे तो ये किस ओर इशारा करेंगे? इससे हम लोग नेचर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो जब भी d जीरो के बराबर आएगा तो आप बोलिएगा, अच्छा याद रखना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री कितना है? तो इसका रूट्स भी कितना होगा? दो। तो वो दोनों रूट्स को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है और उसका नेचर पे बात करना है। तो यहाँ जब d इक्वल टू जीरो आए तो दो रूट्स तो आएंगे, लेकिन दोनों रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। तो यहाँ टू इक्वल रियल रूट्स आपको मिलेंगे। लेकिन जब आप d इज ग्रेटर देन जीरो पे आएंगे तो आपको टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। और जब आप यहां आएंगे तो आपको नो रियल रूट्स मिलेंगे। आपको हमेशा ध्यान देना है, आपको जब इसका सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्यूशन तब निकालना है जब या तो टू इक्वल रूट्स आ रहे हो या टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ रहे हो। जब नो रूट्स आएगा तो आपको उसमें कोई भी सॉल्यूशन निकालने का जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन या रूट्स निकालेंगे कैसे? तो रूट्स निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे दो फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए हम लोग यहाँ पे दो फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। पहला तो फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी का दूसरा नाम है जो आप लोग जानते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। श्रीधराचार्य वो इंडियन सेंट थे जिन्होंने सबसे पहले इस फॉर्मूला का आविष्कार किया, खोजा और इसे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड किया। इसी फॉर्मूला को हम लोग पूरे वर्ल्ड में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। तो आप एग्जाम में जब भी इस फॉर्मूला का जिक्र करें तो आप बेहतर है कि जिन्होंने इसकी खोज की है उनके नाम पे ये फॉर्मूला को बताएं। उनका नाम श्रीधराचार्य था, इसीलिए इस फॉर्मूला का नाम श्रीधराचार्य फॉर्मूला बना है।
फैक्टराइजेशन तो वही है जो आप 9th क्लास में करते थे, उसके लिए हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करते थे, कई बार अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूला को लगाकर निकालते थे, और भी कई सारे रूल थे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। लेकिन हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला के बारे में समझेंगे कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकालिएगा। लेट अस सपोज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की इक्वेशन दिया है, तो सबसे पहले आपको d निकालना होगा जो b² माइनस 4ac के तहत निकलेगा। उसके बाद आपको चेक करना होगा इसका नेचर कि ये रियल है या इमेजिनरी है। अगर इफ रूट्स आर रियल देन x इज इक्वल टू, ये x निकालने के लिए आपको माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a का फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि x का दो रूट्स निकला है, एक अल्फा और एक बीटा, तो आप जब अल्फा बोलेंगे तो आपको माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a निकालना होगा, और जब मैं बोलूंगा बीटा तो इसे माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a निकालना होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे इसे हम लोग शॉर्ट में एपी भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एपी भी लिखेंगे। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो रैंडम इक्वेशन है जो उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले तो इसमें समझना है कि अगर कोई डेटा कॉमा से सेपरेट करके आपको दिया हुआ रहेगा तो आप इसे सीक्वेंस के कैटेगरी में डालेंगे, और अगर यही डेटा प्लस से सेपरेट करके आपको दिया हुआ हो तो आप इसे सीरीज के कैटेगरी में डालेंगे। अब अगर यही डेटा, यही सीक्वेंस और सीरीज एक सर्टेन पैटर्न पे कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हो, जिसमें हर प्रेसिडिंग टर्म में एक कांस्टेंट क्वांटिटी जोड़ने पर सक्सेसिव टर्म बन रहा हो, तो आप उसको एपी बोलेंगे। तो एक आइडियल इक्वेशन एपी के लिए क्या हो सकता है? ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक प्रॉपर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक इक्वेशन है जिसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जहां ए जो है वो फर्स्ट टर्म को बताएगा और डी जो है वो आपका कॉमन डिफरेंस बताएगा। एग्जाम्पल क्या है? कई सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट। ये केपी है क्योंकि यहाँ पहला टर्म एक था और इसमें अब हम प्लस 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, इसमें प्लस 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, इसमें प्लस 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो हर बार एक कांस्टेंट क्वांटिटी प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐड कर रहे हैं। 3 6 9 12 डॉट डॉट। अगेन 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 होगा। तो ये जो 3 आपको बार बार मैं कंटिन्यू जोड़ रहा हूं, यही क्या है? कॉमन डिफरेंस है। तो ये प्रॉपर एपी का एक फंडा है, एपी का एक सीक्वेंस या सीरीज आप इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें कई सारे और भी फॉर्मूले आएंगे, जैसे आपको पूछा जा सकता है nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का n टर्म जिसका पहला टर्म a और कॉमन डिफरेंस d हो, तो आप इसे an या tn के तौर पे लिखेंगे। इसका फॉर्मूला बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म का फॉर्मूला। अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आपको कोई भी रैंडम टर्म चुनना है an और उसमें से उसके प्रीसीडिंग टर्म को घटा देना है, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। इसे समझने के लिए अगर आपको d निकालना है तो आप a2 चुन रहे हैं तो उसमें a1 घटाइए, या आप a4 चुन रहे हैं तो a3 घटाइए, या आप a5 चुन रहे हैं तो उसमें a4 घटाइए। इस तरह करके आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं।
अब हम लोग चलते हैं सम ऑफ एन टर्म, एस एन। यहां का फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इसी का एक दूसरा फॉर्मूला भी है, अगर आप ठीक से देखिए तो हम इसे एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू और इसे a प्लस n माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। अगर आप ठीक से देखें तो ये a प्लस n माइनस वन इंटू डी किसी सिस्टम पे इशारा कर रहा है। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ये nth टर्म बन सकता है, ऐसा हमने यहां दिखाया। लेकिन तब क्या हो जब ये nth टर्म ही लास्ट टर्म हो, इफ ए एन इज लास्ट टर्म, लेट अस सपोज एल, तब ये Sn का फॉर्मूला n बाई टू ए प्लस एल के फॉर्म में बनेगा। यानी एक फॉर्मूला तो ये है आपका सम ऑफ एन टर्म, ओके, एक फॉर्मूला तो ये है आपका सम ऑफ एन टर्म n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और एक है आपका Sn इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस एल वेयर l इज द लास्ट टर्म। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा याद रखना है वो ये है कि अगर आपको कोई रैंडमली 3 टर्म या 4 टर्म या 5 टर्म एपी में कंसिडर करना पड़े तो क्या प्रेफरेबल है, क्या आप प्रीफर कर सकते हैं वो टर्म को लेने के लिए। तो अब हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बोला गया है अगर आपके पास कोई दो पॉइंट है P और Q और इनका कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर के बराबर आएगा। इसे ही हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, इसे ही हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। अच्छा, अगर इस PQ को हम अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दें और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर दें तो भी यह फॉर्मूला बिल्कुल सही होगा, ओके। इसी कड़ी में अगर हम लोग किसी एक लाइन को कंसीडर करते हैं, अगेन P और Q, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट x y हमें फाइंड आउट करना है, और इसमें इसका सेक्शन रेशियो दे दिया है कि P से A का सेक्शन M है और A से Q का सेक्शन Q है। एक्चुअली जो अभी हम लोग डिराइव सीख रहे हैं या देख रहे हैं ये सेक्शन फॉर्मूला के कैटेगरी में आएगा। तो इस फॉर्मूला में आपको जिस जगह पे आप सेक्शन किए हैं, जिस जगह पे आप इंटरसेक्ट किए हैं किसी लाइन को, उस जगह का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m, आपको यहाँ पे m, अगर आप इस पार का चुन रहे हैं तो m इंटू उस तरफ का x लिए हैं इसलिए x2 प्लस n, तो इस तरफ के x1 बाई m प्लस n फॉर्मूला को लगाना होगा। और अगर आप y कोऑर्डिनेट चुन रहे हैं तो m x2 प्लस n x1, इसी तरह जब y चुन रहे हैं तो m इस तरफ वाले को उस तरफ वाले से, y2 प्लस n इस तरफ वाले y1 से, और बाई m प्लस n लगाना होगा। इसी फॉर्मूला का एडवांस वर्जन एक स्पेशल केस है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसमें जो भी आपको P x1 y1 और Q x2 y2, और यहाँ पे अगर आप इसको A मान लें, इसका कोऑर्डिनेट x y मान लें, तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली सेम रेशियो में मिड पॉइंट पे काटा है, तो अगर ये m है तो ये भी m होगा, ओके। अगर ये m है तो ये भी m होगा।
तो ऐसे कंडीशन में इसमें फॉर्मूला बनेगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। आपको एक सेंट्रॉइड का फॉर्मूला निकालने के लिए होगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। अगर ऐसा पूछा आएगा तो ऐसे कंडीशन में आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो पहले सेंट्रॉइड समझते हैं। अगर आप एक ट्राइंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो इस ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस होंगे, तीनों का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। अब अगर आप किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे एक ऐसा लाइन गिनाएं जो उसको बराबर भाग में बांट दे और ये चीज आप हर एक वर्टेक्स के साथ दोहराएं, तो आपको 3 मीडियन मिलेंगे और उस तीनों मीडियन को जोड़ने वाला, जो इंटरसेक्ट करने वाला जो पॉइंट होगा उसको आप क्या बोलिएगा, सेंट्रॉइड। इसे आप कैपिटल G से लिखेंगे। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पूछेगा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, तो आप कैसे निकालेंगे। तो इस सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला है, इसका अगर मैं मान लेता हूं ये x और y है, तो x निकालने के लिए आपको सिंपली x1 प्लस x2 प्लस x3 के साथ 2 से डिवाइड कर देना है और y निकालने के लिए आपको इसको 3 के साथ डिवाइड कर देना है और y निकालने के लिए इसे y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 के साथ डिवाइड कर देना है। तो इस तरह आपको किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रॉइड भी निकल जाएगा।